हेलो स्टूडेंट्स, संतोष आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पारा सर आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज वो है इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि आपने पिछली कक्षा में 11th में पढ़ा था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में आपने अध्ययन किया था। उसी को आगे, उसी से रिलेटेड जो आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे 12th में जो आपके कोर्स में है, वापस उसको रिपीट करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र की जो सामान्य परिभाषा जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ी थी कि अर्थशास्त्र क्या है, जो अर्थ का अध्ययन करता है। अगर हम प्राचीन भारतीय चिंतन की दृष्टि से देखें तो चूंकि आचार्य कौटिल्य या जो चाणक्य है, उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र वह अर्थ का अध्ययन करता है। यानी अर्थ प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अर्थ का मतलब वो जो जीविका के लिए, अर्थात जो पेट भरने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसमें आपके सभी प्रकार का खाद्यान्न, कृषि, भूमि और जिससे भी व्यक्ति के जीवन का गुजारा होता है, उसको आचार्य कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थ कहा है। ठीक है, तो ये अर्थ की एक व्यापक परिभाषा है, क्योंकि व्यक्ति के गुजारे के लिए सभी चीज़ें चाहिए। भाई, उसकी संपत्ति भी उसके पास होनी चाहिए, कौड़ियाँ, यहाँ तक कि उसके पास उसके जीवन के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है उनको आचार्य कौटिल्य ने अर्थ कहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ कृषि भूमि भी आ जाएगी, कृषि भी आ जाएगी। लेकिन 17वीं शताब्दी में एक हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, जिन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र वह विषय है जो धन का अध्ययन करता है। अर्थात धन का अध्ययन करने वाले विषय को अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा है। यानी इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र को वह विषय माना जो धन का अध्ययन करता है, अर्थात धन का लेन देन करने वाला जो विषय है, जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की वो सारी क्रियाएं, उसको अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो अर्थशास्त्र की एक छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एडम स्मिथ ने पहले अपनी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों के धन के अध्ययन, वह उनके कारणों की खोज। अगर इसको हिंदी में अपन ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होगा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर यानी राष्ट्रों के अध्ययन, धन के अध्ययन और उसके कारणों की खोज। अपनी इसी पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। इसलिए इस पुस्तक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। और इसी पुस्तक के वजह से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये तो हो गई सामान्य बात कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी। प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र क्या था, आचार्य चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का अर्थ बताया था। अर्थ का मतलब था जीविका को चलाने के लिए जो भी व्यक्ति को चाहिए, उन सभी को उन्होंने अर्थ में सम्मिलित किया है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। इनके अलावा भी कई विद्वानों ने और भी परिभाषाएं दी है। अर्थशास्त्र की सभी जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम समय समय पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं भी बदली। और अगर हम अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करें तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उनको हम इन 5 कैटेगरी में, 5 भागों में बांट सकते हैं। ये सभी परिभाषाएं समय के अनुसार परिवर्तित होती गई। ठीक है, अर्थशास्त्र की सबसे पहली जो परिभाषा थी वो कहलाती है धन संबंधी परिभाषा।
धन संबंधी परिभाषा। ये परिभाषा देने वाले जो विद्वान थे, जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, वो ये परिभाषा दी थी उन्होंने एडम स्मिथ ने। यानी अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। और भी इसके साथ कई विद्वान थे, लेकिन एडम स्मिथ ने सबसे पहले अर्थशास्त्र को वह विषय माना था जो धन का अध्ययन करता है। इसके अलावा दूसरी जो परिभाषा थी वो थी परिभाषा कल्याण संबंधी परिभाषा। कल्याण संबंधी परिभाषा, ये परिभाषा देने वाले जो विद्वान थे, यानी कल्याण संबंधी यानी मानव का कल्याण या मानव का जो हित जिसमें निहित है वो कहलाता है। ये परिभाषा दी थी अल्फ्रेड मार्शल, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड मार्शल, यानी मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। ये सारी चीज़ें आपने 11वीं में पढ़ी है। अपन इनको संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के परिचय के बारे में पहले अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि भी अर्थशास्त्र की विभिन्न विद्वानों ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या परिभाषा दी है। फिर जो अर्थशास्त्र की जो तीसरी परिभाषा थी वो थी आपके धन संबंधी परिभाषा हो गई पहली, दूसरी हो गई कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरी है सीमितता संबंधी परिभाषा। इस परिभाषा को दिया था रॉबिन्सन ने। इस परिभाषा को दिया था रॉबिन्सन ने। ठीक है, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये क्या परिभाषा क्या है और इनमें दो या तीन परिभाषाओं में क्या प्रमुख अंतर है। चौथी जो परिभाषा थी वो थी विकास संबंधी परिभाषा। विकास संबंधी परिभाषा, ये परिभाषा दी थी प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। विकास संबंधी परिभाषा जो दी थी वो दी थी प्रोफेसर सैमुअल्सन। और पांचवी जो प्रमुख परिभाषा थी वो दी थी, इसको हम कह सकते हैं तीसरी जो परिभाषा होगी सीमितता संबंधी, चौथी विकास संबंधी परिभाषा, और जो पांचवी परिभाषा दी थी वो दी थी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, ये परिभाषा दी थी भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जुगल किशोर जे.के. मेहता। ये भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस परिभाषा, इन चारों परिभाषाओं से अलग एक परिभाषा दी थी प्रोफेसर जे.के. मेहता ने, जिसे कहते हैं आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। तो अब ये बात हो गई कि हमने यहाँ तक बात की थी अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को क्यों कहा जाता है, उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में इसके बारे में परिभाषा दी थी। फिर बात आती है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं समय के अनुसार बदलती गई। अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली धन संबंधी परिभाषा, दूसरी कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरी सीमितता संबंधी परिभाषा, चौथी विकास संबंधी परिभाषा और पांचवी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। अब हम अध्ययन करते हैं कि एक एक परिभाषा क्या है। धन संबंधी परिभाषा जो एडम स्मिथ ने दी थी, उनका मानना था कि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन करने वाला विषय है। अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है, इसका मतलब मनुष्य की वे सारी क्रियाएं जो धन के लेन देन से संबंधित है उन सबको अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। इसका मतलब मनुष्य के सभी आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे वो नैतिक है चाहे अनैतिक है। दूसरी, प्रोफेसर मार्शल ने जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो परिभाषा दी थी वो थी कल्याण संबंधी परिभाषा। एडम स्मिथ का मानना था कि अर्थशास्त्र में सभी क्रियाओं को पढ़ा जाता है, चाहे वो नैतिक है अनैतिक है, चाहे वो मनुष्य के भले कर रही है या बुरा कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि वो धन का लेन देन से संबंधित, धन का लेन देन होता है उसमें, इसलिए उसको अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में उसको पढ़ा जाता है। दूसरी जो परिभाषा है वो है कल्याण संबंधी परिभाषा। ये परिभाषा इससे भिन्न है। प्रोफेसर मार्शल का मानना है
कि मनुष्य की जो क्रियाएं, सभी क्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, यानी वे सारी क्रियाएं जो धन से जुड़ी हुई है वो आर्थिक क्रिया है, और वे सारी क्रियाएं जो धन से जुड़ी हुई नहीं हैं वे अनार्थिक क्रिया है। सोना, बैठना, उठना, नाचना, ये सब अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो प्रोफेसर मार्शल का मानना है कि सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ी जाती। अर्थशास्त्र में उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो धन के, मनुष्य के कल्याण से संबंधित है, यानी जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। मनुष्य का कल्याण का मतलब, अगर कोई आर्थिक क्रिया से मनुष्य का कल्याण नहीं होता है, उसका हित नहीं होता है, तो उसको हम अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ेंगे। जैसे एक शराबी को शराब पीने से संतुष्टि होती है, लेकिन चूंकि ये सामाजिक दृष्टि से ये अच्छी क्रिया नहीं है, सामाजिक दृष्टि से ये अनैतिक क्रिया है। ठीक है, एक तस्कर जो है तस्करी करता है, एक चोर चोरी करता है, चूंकि ये सभी क्रियाएं धन से जुड़ी हुई है, लेकिन इससे मनुष्य का हित नहीं होता, मनुष्य का कल्याण नहीं होता, इसलिए उसको अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ा जाएगा। क्या समझे? इसका मतलब ये हो गया कि प्रोफेसर मार्शल मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में अध्ययन करने की बात नहीं कहते। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं क्रियाओं को पढ़ा जाता है, उन्हीं क्रियाओं को अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के कल्याण या हित से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एडम स्मिथ और मार्शल की परिभाषा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कि एडम स्मिथ मनुष्य की सभी क्रियाओं को, सभी आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में अध्ययन करने की बात कहते हैं, चाहे वो नैतिक है चाहे अनैतिक है। चूंकि वो धन के लेन देन से संबंधित है, इसलिए उसको अर्थशास्त्र में पढ़ा जाना चाहिए। जबकि मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ी जानी चाहिए, बल्कि केवल उन्हीं क्रियाओं को अर्थशास्त्र में पढ़ा जाना चाहिए जो मनुष्य के कल्याण से संबंधित है, जिससे मनुष्य का भौतिक कल्याण होता है, उन्हीं को अर्थशास्त्र में पढ़ा जाना चाहिए। अर्थात सारी क्रियाएं, सारी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, इसका मतलब चोरी, तस्करी या जैसे शराबखोरी, इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये अनैतिक क्रिया हैं, इसलिए उसको अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ा जाता। तो इसका मतलब प्रोफेसर मार्शल मनुष्य की सभी क्रियाओं को, सभी आर्थिक क्रियाओं को नैतिक और अनैतिक भागों में बांटते हैं, और सभी नैतिक क्रिया जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हीं को अर्थशास्त्र में पढ़ने की बात कहते हैं। ठीक है, दो परिभाषाएं क्लियर हो गई। फिर बात आती है तीसरी, सीमितता संबंधी परिभाषा, जो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दी थी। अब ये क्या कहते हैं? रॉबिन्सन का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के पास जो साधन हैं वो साधन होते हैं सीमित। साधन क्या होते हैं? सीमित। और उसकी आवश्यकताएं जो है वो आवश्यकताएं क्या होती है? आवश्यकताएं असीमित होती हैं। हम सब जानते हैं ये कि मनुष्य के पास कार्यों को पूरा करने के साधन सीमित होते हैं, जबकि उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है। एक आवश्यकता पूरी हुई नहीं, दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। साइकिल की आवश्यकता अगर पूरी हो गई तो मोटरसाइकिल की उत्पन्न हो जाएगी, मोटरसाइकिल की पूरी हुई तो कार की उत्पन्न हो जाएगी। आवश्यकताएं अनंत होती है, असीमित होती है। इसलिए हर मनुष्य चाहता है कि अपने सीमित साधनों से वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, और जब ये इसके लिए वो प्रयास करेगा तो उसके सामने एक स्थिति उत्पन्न होगी जो कहलाएगी चुनाव, आर्थिक चुनाव की या विकल्प। आर्थिक चुनाव का मतलब उसके सामने ये उत्पन्न होगा कि उसे कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करना है और कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा करना है। यानी उसे आर्थिक चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि साधन असीमित होते हैं और आवश्यकताएं भी असीमित होती। तब तो जरूरी नहीं था, तब तो अर्थशास्त्र की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति में चाहे सरकार के पास हो चाहे आम व्यक्ति के पास हो, उसके पास साधन सीमित हैं और उसकी आवश्यकताएं असीमित है, इसीलिए उसको आर्थिक चुनाव करना पड़ता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर व्यक्ति के पास 10 रुपये है, यानी साधन हो गए सीमित। अब उसको इस 10 रुपये में एक पेन खरीदना है जिसकी कीमत है 5 रुपये, एक पेंसिल खरीदनी है जिसकी कीमत है 3 रुपये, और एक रबर खरीदना है, रबर इरेजर खरीदना है जिसकी कीमत है 3 रुपये। अब वो अपनी इन सीमित साधनों से, यानी 10 रुपये के अंदर तीनों चीज़ें नहीं खरीद सकता। इन तीनों में से किसी एक चीज़ का उसे त्याग करना पड़ेगा।
तो इसके लिए उसके पास क्या कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? आर्थिक चुनाव की, चयन की समस्या, जिसे कह सकते हैं चयन, यानी द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। तो आर्थिक चुनाव करना पड़ेगा। अब इस 10 रुपये के अंदर वो या तो एक पेन और पेंसिल खरीद सकता है, यानी 5 3 8 रुपये, क्योंकि तीनों खरीदेगा तो 11 रुपये हो जाएगी, यानी उसके पास इतने साधन नहीं है। तो इन दोनों में से या तो वो पेन और पेंसिल खरीदे, या फिर वो पेन और एक रबर खरीदे, यानी पेंसिल की आवश्यकता को वो थोड़ा समय के लिए टाल दे। ठीक है, यानी सिलेक्शन हो गया ना, इकोनॉमिक सिलेक्शन, आर्थिक चुनाव करना पड़ेगा। तो जहाँ भी प्रोफेसर रॉबिन्सन का मानना है कि जहाँ भी आर्थिक चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, और इसीलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल शब्दों में प्रोफेसर रॉबिन्सन क्या कहते हैं? प्रोफेसर रॉबिन्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जो हमें ये बताता है कि हम अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। यानी हमें हमारे आर्थिक चुनाव की समस्या का समाधान करता है अर्थशास्त्र। इसका मतलब इसीलिए अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है। अगर साधन असीमित होते और आवश्यकताएं भी असीमित होती तब तो चुनाव की जरूरत नहीं थी, आर्थिक चुनाव करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसीलिए आर्थिक चुनाव उत्पन्न होता है, और जहाँ भी आर्थिक चुनाव की स्थिति होती है वहाँ अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोफेसर रॉबिन्सन क्या कहते हैं? जहाँ भी सीमितता की समस्या उत्पन्न होती है, जहाँ भी आर्थिक चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, अर्थशास्त्र में उन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र में सीमितता को पढ़ा जाता है, यानी सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके हमें अर्थशास्त्र बताता है। क्लियर है? फिर आती है चौथी परिभाषा, जो विकास संबंधी परिभाषा है। समय के साथ साथ प्रोफेसर सैमुअल्सन का मानना है कि अर्थशास्त्र क्या करता है? विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है। विकास का मतलब हम प्रतिदिन देखते हैं कि सरकारें विकास कर रही है, रेलवे का, सड़कों का, ठीक है, बांधों का। तो इस तरह अर्थशास्त्र हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी विकास संबंधी जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, पांचवी और अंतिम जो परिभाषा है, जो एक बहुत बड़ी बात है कि ये परिभाषा दी थी एक भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम था प्रोफेसर जे.के. मेहता। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने ये परिभाषा दी थी भारतीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य हम शुरू से ही क्या कहते हैं, ठीक है, कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है आवश्यकता है, हमारे जो संतोषी परम सुखम की जो भावना है वो हमारी भारतीय परिप्रेक्ष्य में है कि आदमी को संतोषी होना चाहिए। आदमी को अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे क्या करनी चाहिए? कम करनी चाहिए। आदमी को अगर संतुष्टि प्राप्त करनी है तो वो आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहीं बल्कि आवश्यकताओं को क्या करना है? कम करने में। तो यही प्रोफेसर जे.के. मेहता का मानना है। इन्होंने ये परिभाषा भारतीय परिप्रेक्ष्य में दी थी, और उनका मानना था कि आवश्यकताएं, जहाँ चारों पाश्चात्य अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि सारे चाहते हैं मनुष्य संतुष्टि का प्रयास करता है, जो जो मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती जाती है उसे संतुष्टि मिलती है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर मेहता का कहना है कि संतुष्टि कब मिलेगी? संतुष्टि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहीं बल्कि आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करने में। ठीक है, इसका मतलब आवश्यकता विहीनता परिभाषा क्या कहती है? आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा ये कहती है कि मनुष्य को सुख कब मिलेगा? आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहीं, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करने में है। इसका मतलब इनकी आलोचना भी की जाती है कि ये तो साधुओं वाला जो दृष्टिकोण हो गया, साधुओं के, कि एक साधु की क्या आवश्यकता है? सीमित होती है। वो गुफाओं में रहता है, न उसे मकान की जरूरत आवश्यकता होती है, न उसे खाने के लिए कंद फूल फल, वो उससे अपना गुजारा कर लेता है। तो इसकी आलोचना भी की जाती है इस परिभाषा की कि अर्थशास्त्र अगर व्यक्ति आवश्यकता सीमित हो जाती तो फिर आदमी कमाने की आवश्यकता क्या थी? ठीक है, तो हम इस परिभाषा का अध्ययन इसलिए आधार पर करते हैं कि प्रोफेसर मेहता का मानना है कि आवश्यकताओं, मनुष्य को संतुष्टि तब मिलेगी जब आवश्यकताओं को बढ़ाया नहीं बल्कि धीरे धीरे कम किया जाए, और एक मनुष्य एक ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जब उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, यानी आवश्यकता सीमित हो जाएगी, और अंतिम स्टेज में वो ऐसी स्थिति में पहुंचेगा, उसको प्रोफेसर मेहता ने नाम दिया है आवश्यकता विहीनता की परिभाषा, आवश्यकता विहीनता संबंधी यानी स्थिति। ठीक है, तो इस
आज के हम टॉपिक में क्या चीज़ें पढ़ी हमने उसको वापस रिपीट करते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा आचार्य कौटिल्य ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में दी थी। अर्थ का मतलब है जीविका के साधन, पेट भरने के साधन, आजीविका के साधन, ठीक है। लेकिन पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने ये कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का अध्ययन करने वाला विषय। अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उस पुस्तक में यानी राष्ट्रों के धन के अध्ययन और उसके कारणों की खोज, इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। तो आपको एक तो ये मानना है, यह जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। किस पुस्तक में अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। फिर बात आते हैं समय समय पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या रही है। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं इसी क्रम में रही है। सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी, ठीक है। कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी थी, प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। सीमितता संबंधी परिभाषा किसने दी थी, रॉबिन्सन ने दी थी। विकास संबंधी परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी थी। और आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दी थी। कौन सी परिभाषा भारतीय दृष्टिकोण के अधिक नज़दीक है, तो हम मानेंगे प्रोफेसर जे.के. मेहता, ठीक है। कौन सी परिभाषा सबसे पहले दी गई, एडम स्मिथ की परिभाषा सबसे पहले दी गई, ठीक है। एडम स्मिथ की परिभाषा और मार्शल की परिभाषा में क्या डिफरेंस है। एडम स्मिथ की परिभाषा में सभी तरह की मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसको अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, जबकि मार्शल की परिभाषा में माना जाता है कि सभी आर्थिक क्रियाएं नहीं बल्कि उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के कल्याण या उसके हित से संबंधित है। अर्थात केवल नैतिक आर्थिक क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र में पढ़ा जाना चाहिए। तो ये प्रमुख डिफरेंस है। इन्होंने सारी क्रियाओं को, नैतिक और अनैतिक, सभी आर्थिक क्रियाओं को नैतिक और अनैतिक दो भागों में बांटा है, ठीक है। फिर तीसरी परिभाषा सीमितता संबंधी परिभाषा, ये दोनों से अलग है। ये मानते हैं कि साधन है सीमित और आवश्यकता है असीमित, इसलिए हर व्यक्ति ये प्रयास करता है कि वह अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करे, और इसी के लिए उसके सामने आर्थिक चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है और इसीलिए अर्थशास्त्र की उत्पत्ति होती है। अर्थशास्त्र इसके लिए अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं है। साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, इसलिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है, इसलिए अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के पास भी ये भी स्थिति है, सरकारों के पास भी ये स्थिति होती है, क्योंकि सरकारों के पास भी साधन सीमित है, सरकारों की आवश्यकताएं असीमित है, इसलिए उसे भी चयन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको प्लानिंग यानी नियोजन करना पड़ता है, और नियोजन का मतलब ही हो गया कि सीमितता संबंधी परिभाषा नियोजन से जुड़ी हुई है। चौथी विकास संबंधी परिभाषा ये मानती है कि विकास जो के क्रम में जो जो विकास होता जाता है उसको हम अर्थशास्त्र में उन सभी विकास की क्रियाओं को पढ़ते हैं। प्राचीन समय में हम केवल अर्थ जीविका से संबंधित पढ़ते थे, जो जो आर्थिक विकास होता जाता है अर्थशास्त्र की परिभाषा उसके अंदर आती जाती है। और पांचवी जो है वो प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दी है। उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषा दी है। ये माना है कि व्यक्ति का जो संतुष्ट है, व्यक्ति का जो हित है वो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में नहीं बल्कि धीरे धीरे आवश्यकताओं को कम करने में, और जब वो अपनी आवश्यकताओं को एक एक करके घटाता जाएगा तो वो ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जिसे कहते हैं आवश्यकता विहीनता की स्थिति, ठीक है। और इसीलिए प्रोफेसर मेहता का मानना है कि अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि हम इस स्थिति में कैसे पहुँचें, यानी आवश्यकता विहीनता की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, और यही हमें अर्थशास्त्र, इसका परिचय अर्थशास्त्र हमें ये बताता है, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में अर्थशास्त्र के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। चूँकि ये पिछली कक्षा में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का चूँकि हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन है, परिचय है, इसलिए हम आज इनके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। अर्थशास्त्र, अब आपसे इससे कुछ रिलेटेड प्रश्न हैं। कौन से विद्वान मानते हैं कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है? क्या आंसर होगा इसका? एडम स्मिथ। कौन से मानते हैं कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है? कौन से अर्थशास्त्री मानते हैं ये, या कौन सी परिभाषा ये मानती है? तो हम कहेंगे सीमितता संबंधी परिभाषा।
कौन सी परिभाषा ये मानती है कि जिससे अर्थशास्त्र में उन्हीं क्रियाओं को पढ़ा जाना चाहिए जो व्यक्ति के अधिक हित या उसके कल्याण की बात करता है? तो हम कहेंगे कि प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा यानी कल्याण संबंधी परिभाषा मानती है कि व्यक्ति का भौतिक कल्याण किस में है। कौन सी परिभाषा आवश्यकताओं को कम करने में जोर देती है? तो हम कहेंगे प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा। ठीक है, तो इस तरह हमने आज अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया। चूँकि इसके नोट्स आपको टाइम पे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, प्रकृति यानी नेचर किस तरह है अर्थशास्त्र का, और उसमें क्या पढ़ा जाता है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है, या कला और विज्ञान दोनों ही है। अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।